तो देखो हमारा डिस्कशन जो चल रहा था लास्ट क्लास में, हमारा डिस्कशन, मैं उसको जल्दी से उसका एक रिव्यू कर दें, है ना, अ क्विक रिव्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का अगर आप रिव्यू लो तो हम लोगों ने देखो क्या कहा था, इसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। कैटेगराइज कैसे किया था? सिचुएशन वन, वी कैन हैव टू सरफेसेस in contact. You can have two surfaces in physically contact. They are in physical contact. Number two, you can have a contact between edge and surface. Edge and surface in contact. And we can have one more situation जो अभी भी अभ्युदय ने अपना डाउट भी पूछा है और बहुत ही जेन्युइन एंड अच्छा डाउट है, अप्रिशिएबल है वो, दैट व्हाट विल हैपन व्हेन टू एजेस आर इन कॉन्टैक्ट। ये तीसरी कैटेगरी है, टू एजेस आर इन कॉन्टैक्ट। तो ये आपको तीन तरीके से देखना है, राइट। सबसे पहले पॉइंट जो आप एक तरीके से कह सकते हैं गोल्डन रूल, दैट गोल्डन रूल क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसकी कैटेगरी होनी चाहिए, मतलब जितने भी फोर्स होंगे आपके पास वो दो ही नेचर के हो सकते हैं, मतलब फोर्सेस को दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पुश और पुल करके। तो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सी कैटेगरी में डालते हो? तो उसका फर्स्ट आंसर जो होगा कि ये दो सरफेसेस को जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, जरूरी नहीं है कि दो सरफेस हो, बट दो सरफेस हो सकती हैं, एक एज और एक सरफेस हो सकता है, और दो एज भी हो सकते हैं। तो पहले वाले केस में हम लोगों ने आंसर क्या दिया था? फर्स्ट केस में हम लोगों ने ये कहा था कि जो दोनों सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं और वो डायरेक्शन जो होती है अलोंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमारा फर्स्ट केस था। इस फर्स्ट केस में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल कुछ ये था, अगर आप रिकॉल करो जल्दी से, तो वो एग्जांपल ये था कि अगर आप टेबल एंड बुक का एग्जांपल लिया जाता है इसके अंदर, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, कि टेबल एंड बुक के एग्जांपल में कि अगर हमारे पास टेबल हो और उसके ऊपर अगर हमने बुक रखी हो या कोई भी एक बॉक्स रखा हो, इसके ऊपर किसी भी तरीके का, मान लो आपने एक बॉक्स प्लेस किया, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने डायग्राम लिया था। तो उसमें ये कहा था कि अगर आप इसके अंदर एक बॉक्स प्लेस करते हो तो इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को किस तरीके से दिखाते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप इसमें ऐसे दिखाते हो कि जो टेबल होता है उसकी वजह से इस बुक के ऊपर अपवर्ड नॉर्मल आती है, ऐसे। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बुक होता है। लेकिन हमने कहा था कि फोर्सेस हमेशा, कभी भी आप जाओगे तो ये हमेशा पेयर में आते हैं, मतलब एवरी फोर्स हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो जो चीजें पेयर में आती हैं उनका दूसरा पोर्शन भी होना चाहिए। तो अगर एक नॉर्मल ऊपर है तो एक नॉर्मल नीचे भी दिखाते हैं, बट वो नॉर्मल ऑन टेबल दिखाते हो। दिस नॉर्मल इज ऑन टेबल एंड दिस नॉर्मल इज ऑन बॉक्स, बट दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। वो हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया है, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। वन नॉर्मल इज ऑन द बॉक्स, वन नॉर्मल इज ऑन द टेबल। सिंस दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। यहाँ पर एक पॉइंट और समझाएंगे जो लास्ट क्लास में एक पॉइंट था। इस बॉक्स के ऊपर इसका अपना एक फोर्स और होगा, वन मोर फोर्स विल बी देयर, which is the force of gravity, which we denote as mass into g, m into g। तो ये भी एक फोर्स होगा यहाँ पर, मास इंटू ग्रेविटी का। और कई सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, विच वी राइट m इंटू जी, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल फोर्स और ये mg एक्शन एंड रिएक्शन का कॉम्बिनेशन बना रहे। नॉर्मल एंड mg दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। क्या ये सही है? Is it right that the normal force and the force of gravity mg, they are action and reaction forces? Yes or no? आयुषी, राइट? बाकी लोग बताएं। नो,
राइट? नो, अन्य नो, वसुंधरा, आयुषी, वेदिका। क्यों नहीं है? नो। सैमसंग J7 नो, गुड। SSK नो। क्यों नहीं है? वाई दे आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस? बिकॉज न्यूटन तो यही कहते हैं कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप जब भी कोई चीज पेयर्स में परचेज करते हो, मतलब कोई चीज आप ऐसी मार्केट में परचेज करो जो पेयर के फॉर्म में मिलती है, सिंगल नहीं मिलता। शूज हो गए, स्लीपर्स हो गए, सॉक्स हो गई, ये सब मार्केट में सेल होते हैं तो पेयर्स में सेल होते हैं, दो दो मिलते हैं हमेशा, लेफ्ट का और राइट का। तो कभी भी लेफ्ट राइट में डिफरेंस नहीं होता। जो चीज आपको लेफ्ट पैर के लिए मिलेगी वो राइट पैर के लिए भी मिलेगी। कहने का मतलब है कि एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी सिमिलर, ऑफ सेम टाइप, दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, राइट? mg, which is the force of gravity, mg, which is the force of gravity, it is the pull by earth. That means this mg is by nature a pulling force, whereas this normal is by nature push by the surface. ये जो टेबल का सरफेस है, टेबल उसको पुश कर रही होगी। तो ये अलग अलग नेचर है, दे कैन नेवर बी एक्शन एंड रिएक्शन। एक पुलिंग फोर्स का रिएक्शन पुलिंग फोर्स होना चाहिए और एक पुश का रिएक्शन पुशिंग फोर्स होना चाहिए। डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये आप आउट ऑफ लॉ कह दोगे कि ऐसा होगा नहीं कभी। इसीलिए ये कहा जाएगा कि नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स ही हो सकता है, नॉर्मल का रिएक्शन mg कभी भी नहीं होगा। और अगर ये बॉक्स रेस्ट पे है तो इसी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, n इक्वल टू mg। वो इसलिए कि ये दो फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये बॉक्स अपनी जगह से मूव कर जाएगा। और फिर एक और पॉइंट हम लोगों ने कहा था कि जितना इसका एरिया होगा, जितना इसके बॉक्स का एरिया होगा, अगर इसके एरिया से आप नॉर्मल फोर्स को डिवाइड कर देते हो, नॉर्मल फोर्स डिवाइड कर देते हो एरिया से, तो इसको हम लोगों ने प्रेशर डिफाइन किया था। ये था हमारा प्रीवियस कंसेप्ट। अब आप एज और सरफेस के कंसेप्ट पर आओ। एज और सरफेस के कंसेप्ट पर कौन सा कंसेप्ट था देखो। तो इसके लिए हम लोगों ने जो डायग्राम लास्ट क्लास में फॉलो किया था वो कुछ ऐसा था। हम लोगों ने ये एक डायग्राम लिया था, ठीक है, और हम लोगों ने ये कहा था कि आप एक वॉल और फ्लोर का एग्जांपल लें, ठीक है। तो ये हमने एक मान लिया, ये वॉल मान लेते हैं और ये हमने फ्लोर मान लेते हैं। तो हम लोगों ने एग्जांपल लैडर का चूज किया था, और हम लैडर को किस तरीके से दिखाएंगे देखिएगा। तो इसके ऊपर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे कोई एक लैडर है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम हमें रिड्यूस करना पड़ेगा वॉल का, स्पेशली वॉल का। हमें वॉल की हाइट कम करनी है, तो छोटी सी वॉल बना देते हैं, ठीक है। अब आप समझो इसमें क्या करोगे। सपोज कोई लैडर है जो इस तरीके से है, मतलब ये इस वॉल को क्रॉस कर रही है, वॉल को क्रॉस कर रही है, लेकिन फ्लोर पे टच कर रही है, फ्लोर को टच कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आकर के और इस तरीके से ये लैडर जो है ऐसे आते हुए वॉल को क्रॉस कर रही है। अब आप बताओ इसमें एज और सरफेस कहां पर है? एज और सरफेस कहां पर एज है और कहां पर सरफेस है, ये समझो। ये जो पोर्शन है आप इसको आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का रूलर भी मान सकते हो। रूलर है, स्केल है। तो जो रूलर है वो एक रेक्टेंगल होता है, रूलर मतलब स्केल, वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो वो एक सरफेस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। यहां पर बॉटम साइड पर क्या हो रहा है, ध्यान दो। मैं इसको थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन डायग्राम देता हूं। बॉटम साइड पर क्या सिचुएशन बन रही है तुम्हारी? ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहां पर, मतलब अगर आप इसको अलग से डायग्राम देखो और ऐसे करके एक रूलर आएगा, स्केल, रेक्टेंगल आएगा, तो ये चीज रेक्टेंगल की एज है। तो यहां पर ये चीज एज है किस चीज का? रूलर का। जबकि नीचे फ्लोर क्या है? सरफेस। फ्लोर इज ए सरफेस, वो भी एक रेक्टेंगल है। तो एक एज हो गया
और एक सरफेस हो गया। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए आपको, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस इस केस में फ्लोर है, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर के 90 डिग्री पर, फ्लोर के 90 डिग्री पे दिखाओगे ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा इस रूलर के ऊपर। और नेचर हमेशा ध्यान रखना, नेचर हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लोर इस रूलर को अपवर्ड पुश करेगा और उसको आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का नाम दे सकते हो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ध्यान दो। तो यहां पर अब आप इस वॉल को देखो, इस वॉल को मैं अलग से ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैं इस वॉल को अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ये हमारे पास एक वॉल है, ये ऊपर की लाइन उस वॉल की एज है, एज ऑफ वॉल, ऊपर की लाइन। और जो रूलर है वो कैसे आ रहा है हमारा, जो रूलर है वो किस तरीके से आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। तो रूलर इस वॉल के ऊपर से क्रॉस कर रहे हो, तो रूलर को हम इस वॉल के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से रूलर क्रॉस कर रहे हैं। तो रूलर एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। हाँ कार्तिक बताओ, बोलो कार्तिक। पार्ट है उसमें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम चेयर ले ले रहे सर, तो अगर उसके भी सर जो 4 लेग्स होते हैं सर, वो भी एज टू एज फ्लोर से कनेक्टेड होते हैं। तो सर जो चेयर जिसके 4 लेग्स होते हैं जो फ्लोर से एज टू एज कनेक्टेड होते हैं सर, वो ज्यादा स्टेबल है और वो ज्यादा फोर्स लगाती है, या जो चेयर जो कि पोल से और पोल से एक ही पोल होता है उसके नीचे एक राउंड सा एक बना होता है जिस वो ज्यादा फोर्स लगाती है? फोर्स तो दोनों बराबर लाएंगे, नंबर ऑफ लेग का फोर्स से कोई मतलब नहीं है। जो नंबर ऑफ लेग होती है उसका प्रेशर से कनेक्शन है, क्योंकि जितनी ज्यादा लेग होंगी उसमें प्रेशर जो होता है वो उन सारी लेग्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेग वाला कंसेप्ट आप अपने आप को लेके समझो ना, आपके 2 पैर हैं, तो अगर आप एक पैर पे खड़े होगे तो भी आपका वेट उतना ही रहेगा, और 2 पैर पे खड़े होगे तो भी आपका वेट उतना ही रहेगा, वेट नहीं बदल जाएगा आपका। लेग ही बट नहीं है ना क्या चीज, सर, दूसरे वाले में तो लेग ही नहीं है, सीधे एक राउंड सा एक बेस है जो कि पूरा एक स्टेबल कर देता है एक चीज, मतलब तो वो भी तो लेग, 1% चांस वो भी तो लेग है यार। रुको मैं दिखाता हूँ, अच्छा रुको मैं समझाता हूँ। लेग तो है, बिना बिना लेग का टेबल कैसे बनाओगे, मतलब टेबल खड़ा कैसे होगा फिर, उस पर अगर एक भी पैर नहीं होगा तो खड़ा कैसे होगा, सेंटर पे ही सर सही। लाइक बहुत रेस्टोरेंट, सीधे सीधे रेस्टोरेंट को जाते एक टेबल, उस पे एक सीधा सा पोल होता है और अबे तो वो भी, उसके नीचे एक वाइट सा बेस होता है जो कि अरे भाई मेरे, तो एक। वो जो पोल है, वो पोल वो भी तो लेग है उसका, पैर ही तो है वो। तो सर हम उसमें पोल को एज द लेग काउंट करते हैं या फिर वो सर्कल को लेग एज द लेग काउंट करते हैं? पोल को लेग मानते हैं और नीचे जो सर्किल है वो उसका एरिया है। अभी समझाता हूँ तुमको, देखो समझाता हूँ मैं, रुको एक मिनट रुको। हाँ अभ्युदय आंसर सही है तुम्हारा, अभ्युदय आंसर आंसर सही है। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल की एज है और लैडर सरफेस है, तो लैडर के परपेंडिकुलर दिखाओगे, यानी इस तरफ लैडर के परपेंडिकुलर, इसलिए ऐसे नॉर्मल दिखाते हैं। इस पार्ट को आप समझ लेना कि नॉर्मल्स दिखाने का जो राइट तरीका है वो क्या होना चाहिए। अब आइए टू एजेस इन कॉन्टेक्ट पे। टू एजेस इन कॉन्टेक्ट कहां पर होगा, तो टू एजेस इन कॉन्टेक्ट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिचुएशन जहां पर 2 एज कॉन्टेक्ट में आएंगी आपकी। देखो एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सॉरी, हमारे पास इस तरीके से मान लो एक ऐसे करके एक रूलर है, मतलब कोई रेक्टेंगल मान लो, ऐसे करके एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है जी, ये करके पूरा हमारा एक रेक्टेंगल नंबर 1 है। और ऐसे ही मेरे पास एक और रेक्टेंगल है, 2 बिस्किट्स मान लो, 2 बिस्किट्स। तो दूसरा वाला बिस्किट कैसा होगा वो देखिएगा, सेकंड बिस्किट जो होगा वो कैसा होगा, वो बिल्कुल इसको यहां पर टच कर रहा है, बिल्कुल यहां पर। और ऐसे आप इसका एक एग्जांपल ऐसे भी मान सकते हो, विलेजेस में जो रूफ होती हैं, विलेज में जो
कच्चे मकान जिसको बोलते हो आप, कच्चे मकान जो होते हैं उनके जो रूफ होती हैं वो ऐसे ही ज्वाइन की जाती हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बन गई, ये दो सरफेस हो गई, अब इनके एज और एज कांटेक्ट में आ गए ना, इनके एज कांटेक्ट में आ रहे, यहाँ पर भी एज है, दिस इज एज ऑफ 1 एंड दिस इज ऑल्सो एज ऑफ 2। तो दोनों के एज आपस में टच कर गए, दो एज आपस में टच कर गए। अब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ दिखाओगे? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दिस केस वी हैव टू एजेस इन कॉन्टेक्ट, देयर इज नो सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो ऐसे में हम लोग किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिफाइन करते हैं? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सरफेस, we do not have any surface, we cannot have any specific perpendicular direction, we cannot have, ठीक है? बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन, आप में से कई सारे लोग कहोगे यस वी कैन ड्रॉ। तो मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो आपके पास ऐसे करके एक रेक्टेंगल है, फिर से एक बार रेक्टेंगल मान लो, और आपसे मैं कहूं कि इस रेक्टेंगल की ये जो साइड है सपोज पी क्यू, आप इस लाइन पी क्यू का परपेंडिकुलर बताओ कैसा होगा, द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन पी क्यू। तो ठीक है, आप में से कई लोग कह सकते हो कि हाँ भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं पी क्यू का परपेंडिकुलर दिखा सकता हूँ, और आप इधर एक लाइन बना दोगे ये कहते हुए कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पर है एंड देयरफॉर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट आएगा, उसका ये कहना होगा कि भाई सुनो एक मिनट रुको, अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं तो ऊपर की तरफ, तो ये भी तो 90 डिग्री पे है, ये भी आपका 90 डिग्री है, जो उस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू। yes or no, am I right that we can have two perpendiculars for pq, you can draw perpendiculars in two directions, am I right? कंफर्म करो बच्चे लोग आप लोग, yes or no? yes, ठीक है। तो फिर that means if two lines are in contact you can have a perpendiculars in two directions, and when we can have perpendiculars in two directions the normal force will also be in two directions, the normal force will also be in two directions। और यही रीजन है कि जब आप एज और एज के कांटेक्ट में आओगे, एज और एज के कांटेक्ट में, तो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दो डायरेक्शंस में दिखाते हो, एक इस तरफ दिखाओगे ये डायरेक्शन हो जाएगी, और एक डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी परपेंडिकुलर। वी ड्रॉ नॉर्मल इन टू डायरेक्शंस इंस्टेड ऑफ having normal in one unique direction, you will have normal in two perpendicular directions, in two perpendicular direction, right? कैसे होगा? देखो ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये एंगल ये 90 डिग्री बनेगा, और यहां जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां पर दो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, एक 90 डिग्री एंगल यहां बनेगा और एक 90 डिग्री एंगल यहां बनेगा, दो। हाँ जी पौरुष, पौरुष सिंह। सर एक और डायरेक्शन में राइट एंगल बन सकता कैसे बताओ? है? बताओ सर जो आपका आपने जो पहला नॉर्मल फोर्स बनाया है उसके अपोजिट भी तो नॉर्मल फोर्स कर सकता है। वो एक ही बात हो जाएगी। देखो मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं इसका 1 और 2 नाम दे देता हूँ। तो आप 1 और 2 आप ये कह रहे हो कि 1 के अपोजिट हो सकता है इधर, और एक 2 के अपोजिट भी हो सकता है ना? यस सर। बट वो लाइन एक ही होती है, वो लाइन एक है, मतलब ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो फिजिक्स में ईस्ट और वेस्ट को एक लाइन मानते हो, दिस इज वन डायमेंशन, उसको हम एक डायमेंशन मानते हैं, इसको हम दो नहीं काउंट करते, बस एक, हम इसको अपोजिट कह देते हैं कि अपोजिट होगा, ठीक है सर। और हाँ ठीक है। और देखो फोर्सेस तो पेयर में आएंगी ही आएंगी भाई। देखिए फोर्सेस पेयर में कैसे आएंगी, मेरी बात सुनो।
ये जो एरो बना रहा हूं मैं, ये वाला, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको मूव कर रहा हूं, ये जो एरो है, ये एरो इस येलो वाली सरफेस पर लगेगा, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, ये इसको इस तरफ पुश करोगे आप, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 इसको इस तरफ पुश करेगा। ये तो नेचर है ना धक्का देने का। तो जो येलो वाला सरफेस है, मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन ही वही लगा देता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन। तो येलो वाली सरफेस पर नॉर्मल फोर्स इधर लग जाएगा, ये येलो वाले का नॉर्मल है, मतलब येलो वाले को इस तरफ पुश करो आप, और येलो वाले को नीचे की तरफ पुश करोगे आप। धक्का कैसे दोगे आप बताओ? इसको धक्का दोगे तो एक फॉरवर्ड और एक डाउनवर्ड, और जो ब्लू कलर से है, उस ब्लू कलर वाले पर एक ऊपर की तरफ फोर्स आएगा और एक लेफ्ट साइड फोर्स आएगा, दोनों तरफ। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है, दैट एवरी फोर्स इज प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म। पेयर फॉर्म, राइट साइड फोर्स है तो लेफ्ट साइड भी होगा, अप साइड फोर्स है तो डाउन साइड भी होगा, बट वो दोनों पेयर सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होते। जैसे कि आप दोनों शूज एक ही पैर में नहीं पहन सकते, तो वैसे ही दोनों फोर्सेस एक सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकती है। तो वो कौन कौन सी हैं जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखी हैं, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट की है, इसको आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर है और ये भी ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर है। और जो मैंने येलो कलर से दिखा दी है, ये कह सकते हो कि इट इज ऑन ऑब्जेक्ट 2 एंड इट इज ऑन ऑब्जेक्ट 2। क्लियर हो गया? बट आप नॉर्मल 2 डायरेक्शंस में दिखाओगे, ये मोस्ट कन्विंसिंग पार्ट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसका रीजन मैंने राइट साइड एक्सप्लेन कर रखा है, बिकॉज we can have a perpendicular in 2 directions for a line. For a surface you will always have a unique perpendicular, but for a line you will have 2 perpendiculars. सही है पॉइंट? यस? डिसएग्री कर रहे हो तो बताइए। वंस, नेचर ध्यान रखो बच्चा, वंस आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब आइए पॉइंट एंड पॉइंट के कांटेक्ट में क्या होगा, पॉइंट एंड पॉइंट के कांटेक्ट में जो कि डाउट है। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, बट अच्छा है आप डाउट पूछो, बहुत अच्छी बात है, डाउट आस्किंग हमेशा अच्छा होता है। तो नाउ क्वेश्चन क्या है इनका, देखो इनका कहना है कि सपोज आई हैव अ पेंसिल और पेंसिल फाइट हो रही है, पेंसिल फाइट। पेंसिल फाइट में क्या हो रहा है, पेंसिल 1 की जो टिप है, ठीक है, आपके पास पहली वाली पेंसिल आई, ठीक है, तो ये आपके मान लो कोई एक पेंसिल 1 है और ये उस पेंसिल 1 का टिप है, टिप ऑफ द पेंसिल 1। एंड देन आई हैव अनदर पेंसिल, पेंसिल 2, उसकी टिप यहाँ पर है ऐसे कुछ, और दोनों पेंसिल की टिप को आपने आपस में टच कर दिया, दोनों पेंसिल्स की टिप पॉइंट को आपने आपस में टच कर दिया है। अब नॉर्मल कैसे दिखाओगे? 2 पेंसिल्स हैं, दोनों के टिप आपस में टच हो गए, तो ये बताओ टिप इसको क्या कहे, इज इट अ पॉइंट और इट इज अ लाइन और इट इज अ सरफेस? क्या कहोगे, क्या है ये पॉइंट है, लाइन है या सरफेस है? टिप ऑफ पेंसिल, टिप ऑफ पेन, टिप ऑफ स्केच पेन, कलर पेन, क्या होता है? वो लाइन होता है या क्या होता है, आप बताएं मुझे। इज इट लाइन, पॉइंट और सरफेस? पॉइंट, ठीक है, इट इज अ पॉइंट, परफेक्ट। नाउ कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट? देखो सुनना मेरी बात, एंगल वर्ड जब डिफाइन करते हो तो एंगल डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर लाइंस, you always define angle between 2 lines. कभी आपने आज तक सुना है कि एक पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में क्या एंगल बनेगा? इज इट मीनिंगलेस? पॉइंट मीनिंगलेस। आई हैव पॉइंट P1 and I have point P2. Now find me what is the angle between P1 P2. Does it make any sense? Does it make any sense that what is angle between point P1 and point P2? So you cannot define angle for a point, and therefore you cannot have a 90-degree at a point. Angle cannot be defined at a point.
Right, Ayushi? Therefore, yes, if you draw lines through P1, if I have a line from P1 and if I have a line from P2, then some angle can be defined here. Now you can define some angle. So angle is always defined for a line. There must be a line to define some angle. And in this case, you have a point, you have no line to define a 90-degree angle. जैसे यहाँ पर आप 90 डिग्री डिफाइन कर रहे हो, यहाँ 90 डिग्री कर रहे हो, तो आप यहाँ पर एंगल कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, जिस वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 3 डायमेंशंस के हिसाब से 3 डायरेक्शंस में दिखाया जाएगा। ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट वर्बली बता रहा हूँ, आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को 3 डायमेंशंस में दिखाओगे, एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में और जेड डायमेंशन में। जिनको 3 डायमेंशंस का आइडिया है, 3D का आइडिया होगा, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट द नॉर्मल फोर्स ऑन पेंसिल 1 will be in 3 dimensions, 1 to the left side, 1 to the top side and 1 to the front side, all 3 perpendicular lines, जिसको आप मैथमेटिक्स में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का नाम देते हो। सो पॉइंट एंड पॉइंट के कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस विल बी ड्रॉन इन 3 डायरेक्शंस, इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। लाइन एंड लाइन के केसेस में इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, सरफेस एंड सरफेस के केस में ओनली इन 1 डायरेक्शन एंड लाइन एंड सरफेस के केस में इन 1 डायरेक्शन। दिस इज हाउ you draw normal reaction force. But whatever the situation is, always remember this statement: whatever the case is, the normal reaction must be of same type in every cases, and this must be pushed by one object to the other object. ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए आपका। क्लियर हो गया आपको? पॉइंट क्लियर हो गया? डन? क्लियर हो गया आपका पॉइंट? मुझसे जल्दी बताओ, यस और नो करो। एंड ट्रस्ट में इतना कंसेप्ट, इतनी क्लैरिटी आपको 11th क्लास के स्टूडेंट्स को भी नहीं होगी। आप किसी 11th क्लास के भैया को पकड़ना, बोलना भैया मुझे ये समझाओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे देखते हैं, बताओ मुझे। ट्रस्ट मानो मेरी बात, ट्रस्ट मानो इस बात को। चलिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक और कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड, वो है जो है force in the string. Force in the string, that is a very common case, and this is called as टेंशन फोर्स। इसका नाम है टेंशन। तो इसके नाम से आप टेंशन में ना आइएगा, इसका नाम जरूर टेंशन है, बट ये कोई टेंशन देगा नहीं आपको, तो बी क्लियर, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो आप। ओके, जस्ट अ मिनट यार, है ना, जस्ट ठीक है। देखो, तो ये क्या है ना, इसका रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, और बेटर वे आप कह सकते हो कि आपके पास एक रोप है, स्ट्रिंग की बजाय रोप, ठीक है, आई हैव अ रोप, और इस रोप को 2 लोग, आई मीन 2 पर्सन्स हैं, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2, ठीक है, ये 2 लोग हैं, मान लो आपके पर्सन 1 एंड पर्सन 2, राइट, ए एंड बी। तो ये दोनों पर्सन्स क्या करते हैं, ये पर्सन रोप को और ये वाला पर्सन इस रोप को, दोनों पर्सन्स क्या करते हैं, रोप को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब बी पुल्स द रोप एंड ए ऑल्सो पुल्स द सेम रोप, पुल द रोप। और ये गेम आपको पता है, दिस इज द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर गेम कहते हो आप इसको, जहां पर 2 लोग एक रस्सी को खींचते हैं। तो whenever you pull a rope, whenever you pull the rope, that pull
that pull itself is called as tension force in string or rope. You can call it tension in the rope. Whenever you pull the rope, that pull is called as tension in the rope, and that means tension is a pull, in a simple word, a pull on string. That's a basic definition of tension force. खींचो उसको, आप खींचो, जब भी आप स्ट्रिंग को खींचोगे तो वो जो खींचने वाली फोर्स है जिससे आप उसको खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, उसी को टेंशन फोर्स का नाम देंगे. सपोज ये जो टग ऑफ वॉर का गेम है, ये मैच ड्रॉ हो गया. आई मीन ड्रॉ कर गया. ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ? बोथ आर विनर्स, बोथ आर विनर्स. ये कब होगा? दोनों विनर्स कब होंगे? जब पर्सन ए इसको जब अपनी तरफ खींचे और किसी भी ताकत से, और पर्सन बी अपनी तरफ खींच रहा है अपनी ताकत के हिसाब से. तो ये जो पुल होगा ये बट ऑब्वियस है, दोनों पर्सन्स की आर्म स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, उनकी मसल्स पे डिपेंड करेगा कि मसल्स स्ट्रांग हैं या मसल्स वीक है, उनकी स्ट्रांग मसल्स या वीक मसल्स, उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर. तो मैं ये मानता हूं कि ये पुल्स बराबर है. मतलब ये पर्सन का जो पुल है, सपोज करो ये 20 न्यूटन का है, और ये वाले पर्सन का पुल भी मैं मानता हूं 20 न्यूटन का है. तो यही 20 न्यूटन आप कह सकते हो. दिस 20 न्यूटन कैन बी कॉल्ड एज अ टेंशन इन स्ट्रिंग. मतलब आप इसी को कहोगे कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है इज 20 न्यूटन. जितना आप उसको पुल करोगे, जितना उसको खींचोगे, जिस फोर्स के साथ उसको आप खींच रहे हो, दैट इज कॉल्ड पुल. दैट पुलिंग फोर्स कॉल्ड एज टेंशन इन द स्ट्रिंग. 20 न्यूटन का फोर्स. पॉइंट क्लियर हुआ आपको? टेंशन फोर्स क्या है, मतलब डेफिनेशन पार्ट उसकी. व्हाट इज टेंशन फोर्स? अभी हम लोग तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट डेफिनेशन पार्ट है कि व्हाट इज टेंशन फोर्स. आप पहले तो ये डिस्कस करोगे. वेदिका, टग ऑफ वॉर जो गेम है वो मतलब रस्सी खींचने वाला गेम, आई थिंक क्लियर होना चाहिए. एसएसके कह रही है कि सर टेंशन में बहुत पहले से ही है. नहीं, तो एसएसके अभी टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो ये अभी आप समझो, टेंशन मतलब सिंपली आप पुलिंग फोर्स, दैट्स ऑल, नथिंग बट टेंशन इज, टेंशन मतलब पुलिंग फोर्स, राइट. अभी देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको, और वन मोर एग्जांपल. थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, बट करिएगा नहीं कभी. क्या है देखो, सपोज करो हमारे पास इस तरीके से घर की एक, आप छत से, घर के रूफ से, और वहां से आप एक रस्सी लगाओ. ठीक है, वहां से आपने क्या किया, एक मोटी सी रस्सी कनेक्ट की. ठीक है, तो ये आपने एक रोप लगा दिया यहाँ पर, और नीचे जो है वो आपने इसके साथ क्या किया, कोई एक बॉक्स अटैच कर दिया, बड़ा सा बॉक्स. ठीक है, आपने क्या किया, इसके साथ एक बड़ा सा बॉक्स अटैच कर दिया. तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है हैवी बॉक्स है मान लो. ये जो हैवी बॉक्स होगा विल पुल द रोप. खींचेगा ये, क्योंकि बॉक्स को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी. ग्रेविटी पुल द ब्लॉक. ब्लॉक और बॉक्स एक ही बात है. एंड दिस बॉक्स पुल द रोप. तो ये किधर खींचेगा इसको? ये किधर खींचेगा? देखिएगा, ये जो बॉक्स होगा ये इस रोप को डाउनवर्ड खींचेगा, डाउनवर्ड. ये बॉक्स इस रोप के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स. ठीक है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा. ये बॉक्स उस रस्सी को नीचे खींचेगा, और ये बॉक्स जब रस्सी को नीचे खींचेगा तो यही चीज कहलाएगी टेंशन इन द रोप. लेकिन कोई भी फोर्स अकेले तो आएगी नहीं, कोई भी फोर्स अकेले तो आएगी नहीं. तो इसका पेयर वाला भी आएगा, इस फोर्स का पेयर भी आएगा, और पेयर हमेशा अपोजिट आएगा. तो इसके अपोजिट एक फोर्स आप ऊपर भी दिखाओगे, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स आएगा.
और जो ऊपर की तरफ फोर्स आएगा ये भी टेंशन कहलाएगा, बट ये टेंशन ऑन बॉक्स होगा। तो दो टेंशन हो गई, एक रोप के ऊपर और एक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट, राइट। अभी आप यहाँ पर